हेलो नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत है। आज हम फिर से यूपीएसआई के नए प्रैक्टिस सेट के साथ आए हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। आपने अगर प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस सेट हमने 4 ऑलरेडी करा दिए हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ वीडियो को, ठीक है। इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। बताएंगे साथी, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तिमिर का पर्यायवाची है? किरण है, निलय है, अंधकार है, शब्द है। बताएंगे। किरण के पर्यायवाची शब्द होते हैं रश्मि, रश्मि लिखेंगे साथी, रश्मि, मयूख, मयूख, अंशु। प्रकाश की किरणों को प्रकाश की किरण होती है, किरणें प्रकाश की होती हैं। निलय मतलब घर, जिसको कहते हैं घर, निवास, घर, निवास, आलय, आलय यानी घर होता है, आलय, घर, गृह आदि क्या होते हैं? नीले के पर्यायवाची होती हैं। तिमिर को क्या कहते हैं? अंधकार कहते हैं। जैसे अंधकार में और पर्यायवाची अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा। अंधेरा के बाद तम, तम में तम हो जाएगा, तमिश्र हो जाएगा, तमिश्र हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दीजिए। इसमें बताना है आपको कि कौन सा सर्वनाम का कौन सा भेद है। बताएंगे साथी, सर्वनाम का कौन सा भेद है। निजवाचक सर्वनाम में स्वतः, स्वतः, स्वयं या स्वयं, अपने आप, स्वतः, स्वयं या अपने आप, स्वतः, स्वयं या अपने आप का बोध होता है। जैसे आप अपना काम स्वतः करो, जैसे आप अपना काम स्वतः करो, यानी स्वयं के बारे में बात होगी तो निजवाचक सर्वनाम होगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चित वस्तु की बात होगी। जैसे कुछ, कुछ, थोड़ा, कुछ, थोड़ा, इतना, उतना, इतना, उतना, ठीक है। अनिश्चित, अनिश्चित वाचक सर्वनाम होगा। तो यहाँ पे इतना दूध की बात हो रही है और कुछ, इतना और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संबंधवाचक, जो क्या करते हैं? दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, दो उपवाक्यों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जो शो इसके शब्द हैं, जो और शो। जो शो से जैसा करोगे वैसा भरो। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध होता है। किसी निश्चित वस्तु का बोध, किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है तो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह मेरी क्या है? यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। अगम का विलोम क्या है? अगम का विलोम क्या है? अगम का विलोम क्या है? अगम का मतलब होता है जहाँ पहुँचा न जा सके या जाया न जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके, न जा सके या जाया न जा सके, जहाँ पहुँचा या जाया न जा सके। इसका अपोजिट होगा जहाँ जाया जा सके, जगह जहाँ जाया जा सके। इसका मतलब हो जाएगा सुगम, जहाँ आसानी से जाया जा सके, इसका मतलब होता है सुगम। निर्गम, निर्गम का मतलब होता है निकाश, निकलना या निकलना। अधम का मतलब होता है नीच, नीच या पापी जिसे कहते हैं, नीच या पापी। सक्षम मतलब होता है कुशल या योग्य। सक्षम मतलब सबसे सिंपल तरीके से समझेंगे योग्य, या योग्य या कुशल भी कह सकते हैं। अपने आप में कुशल है या अपने आप में सक्षम इंसान होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है। तुलसीदास जी द्वारा कृत विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? बताना है विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। ऑप्शन ए खड़ी बोली है, ब्रज है, भोजपुरी है, अवधी है। खड़ी बोली को कौरवी बोली भी कहा जाता है, और कौरवी राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। खड़ी बोली को कौरवी किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। विनय पत्रिका, विनय पत्रिका की भाषा जो है क्या है? ब्रज भाषा है। और कवितावली की भी भाषा, कवितावली जो तुलसीदास द्वारा कृत रचना है कवितावली, इसकी भी भाषा अगर क्या है? इसकी भी भाषा ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी से विकसित क्या है? बोली है। ये पश्चिमी हिंदी से विकसित, पश्चिमी हिंदी से विकसित भाषा है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आती हैं, जिसमें एक खड़ी बोली आता है। खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, ये सब क्या है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। भोजपुरी,
भोजपुरी बोली बिहारी हिंदी से विकसित है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली 3 भाषाएँ, 3 बोलियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। अवधी जो है पूर्वी हिंदी से विकसित है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर। गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? अभ्युदय का, ब्राह्मण, सुदर्शन, प्रताप, बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा प्रताप। प्रताप पत्र का संपादन 9 नवंबर 1913 को कानपुर से प्रकाशन किया। कहाँ से? कानपुर से इसका प्रकाशन किया, जो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा? साप्ताहिक समाचार पत्र, एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इसकी क्या है? भूमिका। स्वतंत्रता संग्राम में प्रताप पत्र का भूमिका है। अभ्युदय पत्र मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, साप्ताहिक पत्र का ये भी है, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। ब्राह्मण पत्र का संपादन प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। वर्ष 1883 ईस्वी में इसका संपादन किया गया था। कानपुर से इसका संपादन किया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। मुक्तक छंद के सर्वाधिक समर्थक छायावादी कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। और महादेवी वर्मा जी को कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी जिसे लिखते हैं। इनको रहस्य और वेदना के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? रहस्य और वेदना के लिए भी इन्हें जाना जाता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसमें आप देखेंगे दीपशिखा, नीरजा निहार, रश्मि, यामा, इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचना है। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं जैसे आप देखेंगे परिमल अनामिका, कुकुरमुत्ता, अर्चना, बेला, अनामिका के बाद अर्चना के बाद बेला, आराधना आदि इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निराला जी को मुक्तक छंद का प्रवर्तक भी माना जाता है। निराला जी को मुक्तक छंद का प्रवर्तक इन्हें ही माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की कुछ रचनाएं जैसे हम देख लेंगे। कामायनी इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें प्रेम पथिक लिखेंगे। प्रेम पथिक के बाद कानन कुसुम करुणालय क्या है? प्रसिद्ध रचना है कानन कुसुम करुणालय। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पे। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? बताना है। स्वयं सर्वनाम का कौन सा भेद है? निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक में 2 उपवाक्य को जोड़ते हैं, जो और सो से। जैसा करोगे वैसा भरोगे। पुरुषवाचक सर्वनाम में किसी पुरुष जाति का वर्णन होगा, पुरुष का बोध होगा या वर्णन होगा। किसी निश्चित वस्तु की बात होगी, वस्तु क्या होगी? निश्चित होगी। निज यानी स्वतः या अपने आप, कोई स्वतः या स्वयं या आप का बोध होगा। यहाँ पे स्वयं की बात हो रही तो यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बताएंगे। पक्ष है, पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? बताना है। पक्ष शब्द के कौन कौन से अर्थ हैं, कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। पक्ष का अर्थ होता है, पक्ष का एक हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पक्ष का अर्थ होता है, एक पखवाड़ा भी होता है, पार्श्व भी होता है, पंख भी होता है। पखवाड़ा 15 दिन को कहते हैं। 15 दिनों को क्या कहते हैं? हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पखवाड़ा कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा पखेरु इसका आंसर नहीं होता है। ठीक है। अगला बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है साथी। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह निम्न है। निम्न में से कौन सा पत्र शब्द का अनेकार्थी है? अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हों।
जिस शब्द से एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द होते हैं, यानी अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। इसका आंसर हो जाएगा, पत्र को पत्ता भी कहते हैं, चिट्ठी भी कहते हैं और पंख भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पे। राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? बताएंगे, राम श्याम की किताब पढ़ता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? अगर क्रिया की बात करें, क्रिया की अगर बात करें तो कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आती है अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। नंबर 2 पे आती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जो होती है वो कर्म के साथ होती है, यानी कर्म ये बिना कर्म की नहीं होती है, और अकर्मक जो क्रिया होती है कर्म के बिना होती है, कर्म के बिना। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है, ये कर्म के बिना है। और राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो इसमें कर्म क्या है? खाना। कर्म क्या है? खाना। ठीक है, क्रिया में अगर आप क्या लगा के प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर मिल जाए तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी, अगर उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया होगी। इसका आंसर आप बताएंगे कि इस वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। यहाँ पे क्या करता है? राम श्याम की किताब पढ़ता है, यानी पढ़ना क्या पढ़ता है? किताब। किसकी किताब? श्याम की किताब। यहाँ पे सकर्मक क्रिया, यहाँ पे कर्म है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? अगर आपसे सर्वनाम के भेद के बारे में पूछा जाए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगर सर्वनाम शब्दों की संख्या पूछी जाए, शब्दों की संख्या, तो शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11। और सर्वनाम के भेद के बारे में पूछा जाए तो 6 भेद होते हैं। और जो छठवां भेद होता है जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, जिसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम श्रोता के लिए नहीं होता है, उत्तम पुरुषवाचक वक्ता के लिए होता है। वक्ता के लिए जैसे मैं और हम, वक्ता के लिए उत्तम पुरुषवाचक होता है, श्रोता के लिए मध्यम पुरुषवाचक होता है। यानी श्रोता की बात हो जाए, जैसे तुम, तुम्हारा, तुमको, तुम, तुम्हारा, तुमको, आदि प्लस कारक विभक्ति भी आएगी। अन्य यानी किसी अन्य के बारे में बात होगी, तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर बात हो तो वहाँ पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 बताएंगे साथियों। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कामायनी है, प्रिप्रवास है, साकेत है, नीरजा। नीरजा महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है, महादेवी वर्मा जी की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, याद रखेंगे। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिप्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की रचना है, जिसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है, कामायनी में कुल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे। दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 12, 14, 13। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय चरण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? नवनाथ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, जिसे नवनाथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें क्या कहते हैं? नवनाथ भी कहते हैं। याद रखेंगे, नवनाथ भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15 है। आप इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। सजग शकारे जाएंगे नयन मरेंगे रोए, यह प्रसिद्ध पंक्ति या कविता किस लेखक की है? आपको बताना है। अमीर खुसरो जी की है, दादू दयाल, कबीर दास जी, रहीम दास जी। बताएंगे किसकी रचना है? यह प्रसिद्ध पंक्ति अमीर खुसरो जी की रचना है। अमीर खुसरो जी को तूतिए ए हिंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तूती ए हिंद भी कहा जाता है, तूती ए हिंद भी कहा जाता है। याद रखेंगे। ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही। बताएंगे क्लास कैसी लगी। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में।
तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।